वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। यानी फार्मास्यूटिक्स का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रेस्क्रिप्शन। इसके साथ ही हम इसी के अंदर पढ़ेंगे इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में। तो क्लास को कंटिन्यू देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, इसके अलावा अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स फार्मा कंसेप्ट ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें बोलें कि गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपेट की कर रहे हैं या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके अलग-अलग बैचेज़ हैं, उनको आप जॉइन करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ हमने हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पे अलग-अलग तरीके की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम वीकली टेस्ट अपलोड करते हैं, तो उन टेस्ट को भी आप ज़रूर जॉइन करें जिससे कि आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। इन टेस्ट सीरीज़ की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक की है। साथ ही साथ उनमें 360 डिग्री कवरेज है, यानी हर एक क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए उनको ज़रूर बताइएगा कि इनके बारे में, जिससे कि उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है वो देख लेते हैं। प्रेस्क्रिप्शन एक प्रकार का रिटन ऑर्डर है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। इसको फार्मासिस्ट को लिखा जाता है और किसके लिए लिखा जाता है? पेशेंट के लिए लिखा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या हो गई? प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट। अब अगर हम देखें कि कौन-कौन से पार्ट होते हैं प्रेस्क्रिप्शन के अंदर क्या-क्या पार्ट रहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रहता है प्रेस्क्राइबर ऑफिस इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो प्रेस्क्रिप्शन को लिख रहा है, उसके ऑफिस का इन्फॉर्मेशन होता है। यानी अगर वो क्लिनिक चला रहा है तो क्लिनिक का इन्फॉर्मेशन, अगर वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ उसके ऊपर डेट मेंशन रहती है कि कौन से डेट को प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बाद में वहाँ पे रहेगा पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस लिखा हुआ रहता है। उसके बाद रहता है सुपरस्क्रिप्शन एंड देन इंस्क्रिप्शन, उसके बाद में सबस्क्रिप्शन, फिर सिग्नेचर एंड देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं। अब हम देख लेते हैं कि अलग-अलग पार्ट्स में क्या-क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में भी हम डिटेल में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद में प्रेस्क्राइबर ऑफिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी ये क्या रहता है? इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिशियन। इन फिजिशियन के बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है। ये एसेंशियल है जिससे कि इमरजेंसी में पेशेंट द्वारा फिजिशियन को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है ना? तो इसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा? यहाँ पे डॉक्टर के ऑफिस का नाम इंक्लूड रहता है, सबसे पहला। सेकंड, यहाँ पे एड्रेस विद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी लिखा हुआ रहता है। डॉक्टर्स के ऑफिस का नाम, उसके बाद में उसके ऊपर क्या है? एड्रेस है, जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसका ईमेल आईडी क्या है। साथ ही साथ प्रेस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ रहता है जिससे कि वहाँ पे जब कभी भी क्वेरी की जाए तो वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन नंबर देख के वहाँ पे क्वेरी की जा सकती है। और एंड रिक्वायर्ड व्हेन कॉलिंग द फार्मेसी फॉर रिफिल। और अगर मान लो किसी प्रेस्क्रिप्शन को वापस रिफिल करना है, यानी वापस सेकंड टाइम प्रेस्क्राइब करना है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को कॉलिंग करके बताया जा सकता है कि इस नंबर का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको वापस आप डिस्पेंस कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में इसके अंदर ये चीज़ें सारी की सारी लिखी हुई रहती है। अब रहता है उसके ऊपर डेट का होना ज़रूरी है। डेट, देखिए डेट क्या करता है? इट हेल्प द फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। यानी फार्मासिस्ट के लिए ये हेल्प करता है कि डॉक्टर ने इस दवा को कब लिखा है, वो तारीख उसके बारे में बता देंगे। ठीक है ना? तारीख का पता चल जाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा इट आल्सो हेल्प टू नाउ दैट व्हेन द मेडिसिन्स वर लास्ट डिस्पेंस्ड। यानी ये भी बताता है कि पिछली बार कब दवा दी गई थी, उसके बारे में भी हमें बता देता है। इफ द प्रेस्क्रिप्शन इज ब्राउट फॉर रीडिस्पेंस। अगर मान लो 1 महीने की दवा दे रखी है, 1 मंथ की, जैसे कि ब्लड प्रेशर की या फिर शुगर वगैरह की, तो उसमें हमें मालूम रहेगा, फार्मासिस्ट को मालूम रहेगा कि इसको जो पुराना प्रेस्क्रिप्शन है उसको लिए हुआ 1 मंथ लगभग हो गया या नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पेशेंट 5 या 10 डेज़ में ही 1 मंथ की वापस दवा रिपीट करके ले जा रहा है। तो वहाँ पे जो पिछला प्रेस्क्रिप्शन होगा उसकी डेट भी मेंशन होगी, तो वहाँ पे ईज़ी रहेगा फार्मासिस्ट को री-डिस्पेंस करने के लिए। और अगर मान लो कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, जैसे कि शेड्यूल एक्स की ड्रग है, तो वहाँ पे उस ड्रग का मिसयूज़ होने से बचा जा सकता है, अगर वहाँ पे पुराने प्रिस्क्रिप्शन की डेट लिखी हुई रहेगी और रिन्यूअल प्रिस्क्रिप्शन की भी डेट मेंशन रहेगी तो। तो
इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग द डेट प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ ड्रग बाय द पेशेंट। अब देखिए तीसरी कंडीशन उसके अंदर रहेगी पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी पेशेंट का नेम, एड्रेस और उसके ऊपर क्या रहेगा, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन पर्पस रहेगा। साथ ही साथ पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का सेक्स क्या है, ये भी रहेगा, जिससे कि अगर मान लो कोई चाइल्ड पेशेंट है, ठीक है ना, ये किसके लिए रहेगा, अगर कोई चाइल्ड पेशेंट है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड डोज का पता चल सके, यानी कितनी डोज प्रेस्क्राइब की गई है, उस प्रेस्क्राइब्ड डोज का पता चल सके, जिससे कि पेशेंट की एज और सेक्स के बारे में वहां पे लिखा हुआ रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेस्क्रिप्शन पे रहती है। तो नेक्स्ट रहता है आपका सुपरस्क्रिप्शन। देखिए सुपरस्क्रिप्शन के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सुपरस्क्रिप्शन को सिंबल आर एक्स से डिनोट किया जाता है। कैसे करते हैं, आर एक्स। देखिए कई बार आपने देखा होगा ना, जब सारी की सारी चीजें लिखी हुई रहती है ऊपर की तरफ। अभी मैं आपको ना एक प्रेस्क्रिप्शन का यहाँ पे देखिए ये बता ही देता हूँ, ये वाला, ये जो पार्ट है ये आर एक्स। जैसे कि यहाँ पे जय नर्सिंग होम लिखा हुआ है, जोधपुर एड्रेस लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखे हुए रहेंगे यहाँ पे, इसके साथ में डेट है और पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, मिस्टर कुशाल 35 ईयर मेल, फिर इसका एड्रेस और इसका वेट। अब जहाँ पे आर एक्स लिखा हुआ है वो आपका सुपरस्क्रिप्शन पार्ट कहलाता है ना। तो आर एक्स क्या होगा, सुपरस्क्रिप्शन। आर एक्स किसके लिए है, ये एक प्रकार का सिंबल है, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन किसका है, वर्ड रेसिप, रेसिप का एब्रीविएशन। आर एक्स इसका लैटिन वर्ड रेसिप का एब्रीविएशन है, जिसका मतलब होता है यू टेक या फिर टेक था। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर एक्स का मतलब क्या होता है। आर एक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिप, जिसका मतलब होता है यू टेक, यानी आपको लेना है, या फिर टेक था, है ना। तो इसका ये मतलब रहता है। ये जब कभी भी कोई प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो सबसे पहले ये वर्ड लिखता है। देखिए पुराने जमाने में, ओल्डन डेज के अंदर क्या होता था, द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। जो आपके गॉड जुपिटर थे उनके लिए ये साइन था आर एक्स। पुराने जमाने में जो गॉड जुपिटर है उनके लिए जो साइन मेंशन किया हुआ था वो आपका आर एक्स था, आर एक्स सिंबल था। और जुपिटर आपका ग्रीक में गॉड ऑफ हीलिंग कहलाता था। क्या कहलाते थे, गॉड ऑफ हीलिंग। जुपिटर आपके ग्रीक में क्या कहलाते थे, गॉड ऑफ हीलिंग। तो इसी वजह से वहां पे जुपिटर के लिए सिंबल आर एक्स मेंशन किया हुआ रहता था, जिससे कि जो भी पेशेंट है उसके लिए प्रार्थना की जाती थी कि ये जल्दी से मेरी दवा से तैयार हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो दिस सिंबल वाज यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, यानी गॉड से रिक्वेस्ट की जाती थी कि मेरा जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। इसके लिए ये सिंबल पुराने जमाने में लिखा जाता था आर एक्स। और आर एक्स क्या है, एक प्रकार का लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रेसिप। और हिंदी में यूं बोले, सॉरी इंग्लिश में यूं बोले तो इसका मतलब रहता है यू टेक या फिर टेक थाउ। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। पहला तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है, आर एक्स। दूसरा, आर एक्स किसका एब्रिविएशन है, तो रेसिप का, इसका मतलब क्या होता है, यू टेक या टेक थाउ। ये सिंबल किसके लिए है, साइन ऑफ जुपिटर है। जुपिटर कौन है, गॉड ऑफ हीलिंग है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है फॉर क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है प्रेस्क्रिप्शन का, दैट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन है ना, मेन पार्ट होता है, इन यानी अंदर। तो इन इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मेन पार्ट या मेन बॉडी है प्रेस्क्रिप्शन की, वो रहती है। इसके अंदर मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है, जो भी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है उसके बारे में प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है। इसके अंदर मेडिसिन का या फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम और उसकी क्वांटिटी मेंशन होती है। कंटेन द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रेस्क्राइब इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट रहता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या रहता है, डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन रहता है कि किस तरीके से कौन सी दवा किस तरीके से डिस्पेंस करनी है और कितनी डोज में डिस्पेंस करनी है ना। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट। और इंस्क्रिप्शन क्या हो गया, मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड, है ना। तो सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया, दिस पार्ट कंटेन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कितनी डोज डिस्पेंस की जानी है उसके बारे में इसमें डिस्कस रहेगा। अगला पार्ट देख लेते हैं सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा क्या होता है, डायरेक्शन फॉर पेशेंट। इसके अंदर पेशेंट के लिए डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, जो कि एक लेबल के ऊपर प्लेस किया जाता है, लेबल के ऊपर लिखा जाता है। दिस पार्ट हैव डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट
अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी दवा को कैसे लेना है उसके बारे में। अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दवा को कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी बार लेना है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन देगा, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचुरा। यानी द इंस्ट्रक्शन क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले क्वांटिटी टू बी टेकन, यानी कितनी क्वांटिटी में लेना है, 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, या 1 टेबलेट लेना है, या हाफ टेबलेट लेना है, वो जो भी क्वांटिटी है वो उसके अंदर रहेगी, यानी डोज ऑफ ड्रग्स। सेकंड, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट रहेगा, यानी डोज इंटरवल लिखा हुआ रहेगा, यानी सुबह या दोपहर को लेना है, शाम को लेना है, या रात को सोते समय ही लेना है, या फिर सुबह शाम 2 टाइम लेना है, जो भी आपका डोज इंटरवल है वो इसके अंदर मेंशन रहेगा, साथ में टाइमिंग भी रहेगा। इसके अलावा इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जैसे कि कोई मान लो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है तो इसको आईएम लगाना है, या आईवी लगाना है, या इंट्राडर्मल लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, वो इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा तो वो भी आपका सिग्नेचुरा में लिखा हुआ रहेगा, जो डायरेक्शंस फॉर पेशेंट रहेगा, जैसे इसको मिल्क के साथ में लेना है, या मिल्क के साथ में टेट्रासाइक्लिन को नहीं लेना है, कुछ स्पेशल जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो सिग्नेचुरा के अंदर लिखे रहते हैं, ये डायरेक्शन फॉर पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के अंदर ये रहता है कि वापस पेशेंट को कब आना है और कब नेक्स्ट टाइम आके दवा लेनी है, रिन्यू कराना है, जो भी आपका प्रेस्क्रिप्शन है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेन टू कम नेक्स्ट टाइम ये लिखा हुआ रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। अगर कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है जैसे कि शेड्यूल एक्स की ड्रग है, तो उसको मिसयूज होने से बचाने के लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी आपका प्रेस्क्राइबर है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसका सिग्नेचर उसके ऊपर रहना चाहिए। साथ ही साथ उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी नीचे की तरफ लिखा हुआ होना चाहिए। With the prescription must be signed by the prescriber by his or her own handwriting, and registration number should be written in the case of dangerous and heavy drugs। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इसका प्रेस्क्रिप्शन का एक अच्छे से प्रेस्क्रिप्शन का पूरा मॉडल बता देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया और एड्रेस में देखिए साथ साथ में जैसे लिखा हुआ है जय नर्सिंग होम जोधपुर, इसके अंदर साथ में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसका ये भी लिखा हुआ रहेगा, साथ में इसका नाम, मरीज का एज, सेक्स, एड्रेस और वेट रहेगा। फिर रहेगा आपका सुपर इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर आरएक्स लिखा हुआ रहेगा। फिर रहेगा इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट और उनकी क्वांटिटी मेंशन रहेगी। फिर आपका सब इंस्क्रिप्शन रहेगा जिसके अंदर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट है, यानी क्या बनाना है इससे। देखिए यहाँ लिखा हुआ फीएट एमएलसीओ, यानी कि एमल्सन का फॉर्मेशन करना है। फिर उसके बाद में सिग्नेचुरा रहेगा, यानी डायरेक्शन टू पेशेंट। यहाँ पे लिखा हुआ सिग्नेट कोक्लियर मैग्नम टरिन डाई पोस्ट सिबो सुमेंडा, यानी कोक्लियर मैग्नम लेना है, 3 बार लेना है टरिन डाई, और पोस्ट सिवोस लेना है खाना के बाद लेना। साथ ही साथ रिफिल की डेट लिखी हुई रहेगी, वापस कब रिफिल क्या है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा CSIGN का, इसको सिग्नेचर डॉक्टर का नाम आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। तो इस तरीके से ये एक प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मेट इस तरीके से आइडियल। देखिए अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेन पार्ट और बॉडी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। जो मेन पार्ट है या बॉडी है प्रेस्क्रिप्शन की वो कौन सी है वो बतानी है आपको। ऑप्शन है सब प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी सबस्क्रिप्शन, एंड ऑप्शन डी है सिग्नेचुरा। यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इंस्क्रिप्शन। देखिए सुप्रिस्क्रिप्शन तो क्या था, आरएक्स। जो मेन देखिए इन इन का मतलब क्या है, अंदर अंदर जो मेन चीज है वो इंस्क्रिप्शन है, यानी जो मेन पार्ट है अंदर, मेन पार्ट इंस्क्रिप्शन। इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा, इनका मतलब अंदर, तो अंदर जो भी चीज मेन है ना वही आपका मेन पार्ट है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन तो इस इनसे याद कर लीजिएगा मेन पार्ट। सब इंस्क्रिप्शन में क्या रहेगा आपका डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या डायरेक्शन है। और यहाँ पे रहेगा सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट, पेशेंट के लिए क्या क्या डायरेक्शन है, दैट इज सिग्नेचुरा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिग्नेचुरा इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम द डैश 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 पॉइंट। सिग्नेचुरा एक प्रकार का प्रेस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके व्यू के अनुसार। प्रेस्क्राइबर, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी पेशेंट, एंड ऑप्शन डी नन।
तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए सिग्नेचुरा किसके लिए होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पेशेंट के लिए। सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नेचर इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है जैसे द लैटिन टर्म आरएक्स मींस। लैटिन टर्म जो आरएक्स है उसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। ऑप्शन है गिव मी, ऑप्शन बी डिवाइड इक्वल, ऑप्शन सी टेक यू एंड ऑप्शन डी हेल्प मी। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि टेक यू। आरएक्स का मतलब टेक था या फिर टेक यू रहता है। इसका ध्यान रखें, ये गॉड ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग, यानी आरएक्स किसका सिंबल है, जुपिटर गॉड का सिंबल है जिसे हम गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन द गॉड ऑफ हीलिंग इज एसिम्प्टू, यानी पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार गॉड ऑफ हीलिंग से कहा जाता है। ऑप्शन है मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी है जुपिटर एंड ऑप्शन डी है सेक्चुअल। तो यहाँ पे आपको आंसर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी जुपिटर। जुपिटर को गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर गिवन। जो भी आपके डायरेक्शन रहेंगे फार्मासिस्ट के लिए फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन वो किस में रहते हैं। ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्शन में, ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शन में, ऑप्शन सी सब स्क्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है सिग्नेचुरा। यहाँ पे आपका आंसर मालूम होना चाहिए। यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि सब स्क्रिप्शन। यहाँ पे डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रहेगा। इंस्क्रिप्शन में तो क्या होता है मेन बॉडी पार्ट, सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रेस्क्रिप्शन वाले पार्ट में बिल्कुल छोटा सा पार्ट था, तो बहुत अच्छे से आपने इसको लर्न कर लिया होगा। अब हम चलते हैं फार्मास्यूटिक्स के ही दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ने से पहले आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपके कोई भी मित्र फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर बोले कि फार्मा कंसेप्ट ऐप पर आइए और उनको अच्छे अच्छे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक और बिल्कुल कम रेट में अच्छे तरीके से वहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो उन्हें ज़रूर बोलें कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए चलते हैं अभी का आज का टॉपिक लेके जिसका नाम है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? इनकम्पेटिबिलिटी आर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। यानी कोई ऐसे दो से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम साथ में मिलाएं जो आपस में एक दूसरे के साथ में हाथ में नहीं रह सकते, उनको अगर हम मिला लें तो जो भी आपकी इनकम्पेटिबिलिटी होगी, जो भी आपकी अनेबल टू एग्जिस्ट टुगेदर इन हार्मनी रहेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी। तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इनकम्पेटिबिलिटी मीनिंग अनेबल टू एग्जिस्ट टुगेदर इन हार्मनी, यानी दो कंपाउंड अगर एक हम साथ में लेने की कोशिश करें तो वो साथ में नहीं रह पाते हैं। वो या तो फिर एक दूसरे के एक्शन को अपोज करेंगे या फिर उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी या फिर कोई फिजिकल चेंजेस हो जाएगा। तो कोई भी इस तरीके से चीज होती है तो वो क्या कहलाएगी, उन दोनों के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। देखिए कैसे कैसे इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनकम्पेटिबिलिटी की टाइप है वो है थेरेप्यूटिक इनकम, सेकंड आपका है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थर्ड है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो सबसे पहले हम थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इट अकर्स व्हेन टू और मोर ड्रग्स प्रेस्क्राइब, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती है और वो ड्रग आपस में अपोज करती है, अपोज द एक्शन ऑफ ईच अदर, और वो ड्रग है वर्क इन सेम डायरेक्शन टू गिव मोर एक्शन देन एक्सपेक्टेड, तो वो क्या कहलाएगी। यानी अगर मान लो दो या दो से ज्यादा ड्रग एक साथ दें और दोनों ही एक दूसरे के एक्शन को अपोज करें, ठीक है ना, एक दूसरे के एक्शन को अपोज करे तो वो इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। या फिर दोनों मिलके एक दूसरे के एक्शन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दे, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ा दे अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, तो वो भी आपकी क्या है कंपेटिबिलिटी। यानी जो भी आपका थेरेप्यूटिक रिजल्ट आ रहा है उसको अफेक्ट करे, चाहे वो अपोज करके करे या फिर उनका इफेक्ट को बढ़ा के करे, तो वो थेरेप्यूटिक कंपेटिबिलिटी कहलाएगी। वापिस मैं बता देता हूँ, it occurs when two or more drugs prescribed oppose the action of each other or more drugs work in same direction to give more action than expected, then it is called therapeutic। नेक्स्ट है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ये कब होती है, जब कोई भी दो सब्सटेंस को अपन मिलाए और वहां पे फिजिकल चेंजेस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी।
केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है? इट अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया या फिर हाइड्रोलाइसिस हो गया, ड्यू टू विच टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसकी वजह से कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाए या फिर इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाए, तो वहां पे वो जो इनकम्पेटिबिलिटी होगी केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो क्या कहलाएगी? केमिकल इनकम। देखिए, अगर मान लो किसी दो ड्रग को आपस में मिलाने से एक दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है या फिर किसी ड्रग का रिडक्शन होता है दूसरे की वजह से या हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से इनएक्टिव प्रोडक्ट बन जाता है या टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। तो इनकम्पेटिबिलिटी कितने टाइप्स की हो गई? 3 टाइप्स की। थेरेप्यूटिक, सेकंड हो गई फिजिकल एंड थर्ड हो गई आपकी केमिकल इनकम। अब हम इनको अलग-अलग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थेरेप्यूटिक इनकम बारे में। थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी किसकी वजह से होती है? इसका अगर हम रीजन देखें तो कौन-कौन से हो सकते हैं? एक तो हो गया आपका ओवरडोज ऑफ ड्रग, यानी कोई भी ड्रग ले रहे हैं उसकी डोज बहुत ही ज़्यादा आ जाए। जिससे कि उसका जो थेरेप्यूटिक यूज़ है, थेरेप्यूटिक वर्क है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो आपका ओवरडोज ऑफ ड्रग की वजह से थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट लेते हैं इन द प्रिस्क्रिप्शन, तो वो आपकी थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी हुई। सेकंड हो सकता है सिमिलर नेम ऑफ ड्रग्स। जैसे कि अगर मान लो 2 ड्रग है, उसका फोनेटिक सिमिलरिटी है, नाम उसका काफ़ी सिमिलर है, तो उसकी वजह से हम अगर फार्मासिस्ट किसी दूसरी ड्रग को प्रेस्क्राइब कर दें या दूसरी ड्रग को मिक्स कर दें, तो वहाँ पे जो उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है वो अलग आ जाएगा या फिर नहीं आ पाएगा या चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी होगी वो भी सिमिलर नेम की वजह से हो सकती है। जैसे कि कार्बामाज़िन एंड कार्बामाज़ेपिन, ये दोनों ही अलग-अलग नाम। साइक्लोसीरीन एंड साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, डिजोक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। इनकी वजह से ये दोनों क्या है, ये सारी ड्रग्स आपस में एक दूसरे का थेरेप्यूटिक रिजल्ट को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से सिमिलर नेम की वजह से भी थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट हो सकती है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग कैसे करती है? जैसे कई कंडीशन होती है जहाँ पे एक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट हो रही है और उसकी जगह वो ड्रग दे दी जाए, तो वो क्या होगा, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट को चेंज कर सकती है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? थेरेप्यूटिक। जैसे कि पेनिसिलिन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एलर्जिक पेशेंट। अगर एलर्जिक पेशेंट के अंदर पेनिसिलिन दें तो वहाँ पे थेरेप्यूटिक है, पेनिसिलिन का जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो चेंज हो सकता है। तो वो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, इसका एक रीजन है। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म एंड सिनर्जिज्म। जैसे कि दो ड्रग आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रही है, इसका मतलब को वो क्या है? एंटागोनिज्म। और अगर दो ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को मिलके बढ़ा रही है, तो दैट इज कॉल्ड सिनर्जिज्म, है ना? तो उस एंटागोनिज्म और सिनर्जिज्म की वजह से भी थेरेप्यूटिक एबिलिटी हो सकती है। जैसे कि एम्फीटेमिन एंड एफेड्रिन, अगर ये दोनों ही साथ में प्रेस्क्राइब की जाए, तो क्या होना चाहिए? ये दोनों ही एक दूसरे के एक्शन को क्या करती है? बढ़ा देती है, सिनर्जिस्टिक एक्शन करती है। जो इफेक्ट आएगा अगर साथ में देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। क्या करेंगे? इन दोनों की डोज़ को हमें घटा देना है, जिससे कि इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आए। तो एम्फीटेमिन और एफेड्रिन जब कभी भी प्रेस्क्राइबर साथ में देता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे इन दोनों की डोज़ को थोड़ा-थोड़ा कम कर दिया जाता है, जिससे कि इनका इफेक्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं आ पाए, यानी जो सुप्रा एडिटिव इफेक्ट है वो नहीं आ पाए, है ना? सिनर्जिस्टिक में भी 2 इफेक्ट होते हैं, एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव। अगर 1 + 1 2 के बराबर है, यानी दोनों का इफेक्ट ऐड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव। और 1 + 1 इज मोर देन 2, यानी दो से भी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा एडिटिव। तो एम्फीटेमिन एंड एफेड्रिन सुप्रा एडिटिव इफेक्ट दिखाती है, इसलिए जब कभी भी हमें 2 जैसा रेस्पॉन्स चाहिए होता है, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी डोज को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिससे कि 2 जैसा इफेक्ट आए, है ना? मोर देन 2 नहीं आए, नहीं तो मोर देन 2 आएगा तो क्या होगा? फिर टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटासिड। टेट्रासाइक्लिन को कभी भी एंटा एसिड के साथ में देता रहना चाहिए, क्योंकि एंटा एसिड में क्या होता है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन होते हैं या फिर एल्यूमिनियम आयन होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम आयन होते हैं, तो ये क्या करेंगे? टेट्रासाइक्लिन इनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चिलेट्स बना लेगा और टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा।
तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन को हमेशा एंटासिड या फिर मिल्क के साथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। इसको मिल्क के साथ में भी नहीं देते हैं और एंटासिड के साथ में भी नहीं देते हैं। देखिए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक प्रकार का थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। अगर टेट्रासाइक्लिन छोटे बच्चों को दिया जाए या फिर नियोनेट्स को दिया जाए, तो नियोनेट्स के अंदर क्या करेगा, ये टीथ के फॉर्मेशन को कम कर देगा। नियोनेट्स या स्मॉल बेबी में जो कैल्शियम है, कैल्शियम का डिपोजिशन टीथ में नहीं होने देगा। कैल्शियम क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ में जा जाके चिलेट बना लेगा, कैल्शियम वहां से हट जाएगा अपनी इस जगह से। तो टीथ छोटे बच्चों में क्या है, टीथ फॉर्मेशन या टीथ का डिस्कलरेशन कर देता है। टीथ का जो कलर है, कैल्शियम है, वहां से वो हटा हटा के टेट्रासाइक्लिन के साथ में बाइंड होने लगेगा, तो टीथ का क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन। इसमें स्मॉल बेबी के अंदर जब टेट्रासाइक्लिन को देते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं देते हैं। प्रेग्नेंट महिला को टेट्रासाइक्लिन देंगे तो क्या होगा, जो प्रेग्नेंट महिला के फीटस के अंदर बोन का ग्रोथ होता है, उस बोन के ग्रोथ को ये कम कर देता है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ में चिलेट बना लेगा और कैल्शियम बोन के पास में जाके डिपोजिट नहीं हो पाएगा, तो उसकी बोन्स वीक हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी में भी अवॉइड किया जाता है, नहीं दिया जाता है। ये टेरेटोजेनिक मान, प्रेगनेंसी में भी इसे नहीं दिया जाता है ना, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन विद एंटाइशीट। देखिए, अब ये तो आ गया आपका थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात। कि यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ये कब होता है, जब कभी भी कोई दो ड्रग आपस में मिलाते हैं, तो अकरेंस ऑफ फिजिकल चेंज है वो होने लगता है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इनकम। और इसके रीजन क्या है, क्या किस किस की वजह से हो सकता है। एक तो अगर मान लो दो आपस में ड्रग है, एक दूसरे से मिसिबल नहीं है, एक दूसरे में प्रॉपर घुल नहीं पा रही है, ये इमिसिबल है, तो उसकी वजह से फिजिकल चेंजेस होगा। दोनों जो भी आपकी ऑयल फेज है, वाटर फेज है, दोनों सेपरेट रहेगी, आपस में मिक्स नहीं हो पाएगी इमिसिबिलिटी के कारण, तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। तो इसका एक रीजन हो गया इमिसिबिलिटी। दूसरा हो गया इनसॉल्युबिलिटी। अगर मान लो एक कंपाउंड है, उसे जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूट मिक्स नहीं हो पा रहा है, सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है, तो दोनों ही आपके अलग अलग फेज में रहेंगे, तो ये भी आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी करेगा। मान लो दो कंपाउंड आपस में सोल्यूबल तो है, बाकी जो ही अपन ने तीसरे सॉल्वेंट में उसको डाला है सोल्यूबल प्रोडक्ट को, तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा, जो भी आपका सब्सटेंस था वो उसमें प्रॉपर घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो वो भी आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार कोई दो कंपाउंड है, उनको अगर अपन मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने की वजह से क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है कई बार। तो वो आपस में जब कभी भी हम उसको मिक्स करेंगे और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाए, तो वो भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, पहला हो गया इमिसिबिलिटी, दूसरा हो गया इनसॉल्युबिलिटी, तीसरा हो गया आपका, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका इमिसिबिलिटी, दूसरा हो गया आपका इंसॉल्युबिलिटी, तीसरा हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड चौथा हो गया आपका लिक्विफिकेशन। ये चारों ही आपके रीजन है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे लिक्विफिकेशन का, यूटेक्टिक मिक्सचर से। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है वो देते हैं। देखिए यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अगर कोई भी कंपोनेंट है उनसे कम अगर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका यूटेक्टिक मिक्सचर। एंड द कंपोजिशन एट दैट यूटेक्टिक पॉइंट से कम वहां पे जो लिक्विफाई हो जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, तो ये यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ रेजिन्स टू वाटर काउस प्रेसिपिटेशन। अगर अरे देखिए प्रेसिपिटेशन का आ गया, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल आ गया, ये थर्ड का। जब कभी भी रेजेंस के साथ में वाटर को ऐड किया जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये भी आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। पहला क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, द कंपोजिशन एट द यूटेक्टिव पॉइंट। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ए कंपाउंड है और एक बी कंपाउंड, दोनों को मिक्स किया, तो क्या बना, ए बी।
मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री था, इसका 70 डिग्री था। जो ही अपन ने इन दोनों को मिक्स किया तो इसका जो प्रोडक्ट बना, उसका AB मिक्सचर बना, उसका मेल्टिंग पॉइंट 70 से भी कम हो जाए, लेस देन 70। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, लेस देन 70। इनमें से जो भी है उनमें से एक से कम हो जाएगा। एक से भी हो सकता है, दोनों से भी कम हो सकता है ना। ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, या तो इससे भी कम हो जाए या 90 से भी कम हो जाए, तो ये क्या होगा, यूटेक्टिक मिक्सचर होगा। या मान लो इसका 82 हो जाए, तो भी ये क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर, क्योंकि ए से कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो अगर दो कंपाउंड आपस में मिक्स करें और उनका मेल्टिंग पॉइंट तो मिक्स प्रोडक्ट का है वो किसी एक से कम हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूटेक्टिक पॉइंट, है ना। तो ये आपका लिक्विफिकेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है टॉलरेटेड, दूसरी होती है एडजस्टेड। टॉलरेटेड का मतलब जब कभी भी ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी हो जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रिपरेशन में टॉलरेट कर सकते हैं, हम उसको सहन सहन कर सकते हैं कि इतना इनकम्पेटिबिलिटी हो तो चलेगा, तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे टॉलरेटेड। यानी यहाँ पे जब कभी भी ऐसी फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन में चेंजेस दिखाई नहीं देगा, नो चेंज इन फॉर्मुलेशन अगर, तो उसको हम बोलेंगे कि ये टॉलरेबल है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे टॉलरेटेड, क्योंकि फॉर्मुलेशन में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, किसी दो कंपाउंड को मिक्स करने से केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट इज टॉलरेटेड इनकम्प्लीट। सेकंड होता है तो एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब जब कभी भी दो कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो जाती है जिसकी वजह से फॉर्मुलेशन के अंदर चेंजेस हो जाता है, यानी चेंज इन फॉर्मुलेशन अकर, तो ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी क्या कहलाएगी, एडजस्टेड। तो देखिए टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एडजस्टेड में है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए हमें दो मेथड अपनाने पड़ते हैं। अगर कुछ चेंजेस हो जाता है तो उसमें हमें दो मेथड से इसको रिकवर करना पड़ता है। अगर डिफ्यूजेबल सब्सटेंस है, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होने वाले सब्सटेंस है, तो वहां पे मेथड ए अप्लाई किया जाता है। और अगर मान लो दोनों सब्सटेंस आपस में इनडिफ्यूजेबल है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो वहां पे मेथड बी अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रागाकेट, है ना। अब क्या है मेथड ए और मेथड बी, वो भी जान लेते हैं। मेथड ए में क्या करेंगे, जो भी आपके टू पार्ट्स है, व्हीकल है, जो भी व्हीकल है जिसके अंदर आपको दो केमिकल घोलने हैं, केमिकल को मिक्स करना है इस व्हीकल के अंदर, उस व्हीकल को अपन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। व्हीकल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस ए पार्ट में भी हम क्या डालेंगे, एक जो भी आपका एक इंग्रेडिएंट है वो उसके अंदर डिसोल्व कर लेंगे, और बी इंग्रेडिएंट हम दूसरे पार्ट में डिसोल्व करेंगे। पहले में हमने ए इंग्रेडिएंट डिसोल्व कर लिया, दूसरे में हमने बी इंग्रेडिएंट डिसोल्व कर दिया। दोनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए, तो दोनों को हमने आपस में एक दूसरे के साथ में मिला लिया, तो वो आपका क्या है, मेथड ए। यहाँ पे फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंजेस है, और ये जनरली डिफ्यूजेबल सब्सटेंस के लिए किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेथड ए किसके लिए अप्लाई किया जाता है, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। जिसके अंदर व्हीकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इंग्रेडिएंट को डिसोल्व करते हैं सेपरेटली, एंड देन लास्ट उनको मिक्स कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका मेथड बी। मेथड बी में हम ट्रागाकेन का यूज करते हैं, और ये इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ओके, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे व्हीकल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेथड बी में। व्हीकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हीकल दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए वन पार्ट होगा ना, उसमें हम ट्रागाकेन डालेंगे। इन वन पार्ट ट्रागाकेन, ट्रागाकेन कितना, 2 ग्राम पर 100 ml इज डिजोल्व। 2 ग्राम पर 100 ml में ट्रागाकेन को डिसॉल्व करेंगे, ऑल एलोंग विथ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो भी आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके साथ में ट्रागाकेन को डिसॉल्व करेंगे। और दूसरे पार्ट में हमने दूसरे पार्ट ऑफ व्हीकल में हम दूसरा जो भी है सब्सटेंस उसको भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर दूसरे पार्ट ऑफ व्हीकल में जो भी बी सब्सटेंस मिक्स कर दिया, उसके बाद में हम दोनों व्हीकल को, दोनों पार्ट को रैपिडली स्टीयरिंग करते हुए, अच्छे से हिलाते हुए एक दूसरे को मिक्स कर देंगे। वो आपका मेथड बी है। मेथड बी में हम टू पार्ट्स में व्हीकल को डिवाइड कर रहे हैं।
एक पार्ट में ट्रागाकैंथ को डिसॉल्व कर रहे हैं 2 ग्राम पर 100 ml तक, और जो भी आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। और दूसरे पार्ट में व्हीकल में दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाते समय क्या करेंगे, हम रैपिडली स्टीयरिंग करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम जब भी आपस में मिलाएंगे, ए पार्ट और बी पार्ट को, तो दोनों को रैपिडली स्टीयरिंग करते हुए मिला लेंगे। तो यहाँ पे ट्रागाकैंथ को हम यूज करते हुए करेंगे मेथड बी। और ये किसके लिए रहेगा, फोर इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मेथड बी किसके लिए करते हैं, फोर इफ इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस के लिए करते हैं, और इसमें हमेशा ट्रागाकैंथ मिक्स करते हैं 2 ग्राम पर 100 ml मिक्स करते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा इनकम्पेटिबिलिटी केमिकल है और किस किस का क्या एग्जाम्पल है और कौन से में क्या मेथड हम काम में लेते हैं। तो पहला एल्केलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं, जिसमें एल्कोलॉइड्स की वजह से इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट होती है। और इसका एग्जांपल है एल्कोलॉइडल साल्ट विद एल्कलाइन सब्सटेंस, जैसे कि स्ट्राइसनिन हाइड्रोक्लोराइड ले लिया। इसके अंदर एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया के साथ में इसकी इनकम्पेटिबिलिटी होगी, क्योंकि ये भी एल्कलॉइड है और ये भी एल्कलाइन सब्सटेंस है। तो दोनों में इनकम्पेटिबिलिटी होगी। दोनों इनकम्पेटिबिलिटी कैसी है, आपस में डिफ्यूजिबल है। क्या है, डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल को कैसे करते हैं, मेथड ए से, यानी दो पार्ट अलग अलग अपन ने रख लिए और आपस में दोनों को मिला के फिर आपस में मिक्स कर लिया। ऐसे ही सेकंड है एल्कलॉइडल साल्ट विद सोल्यूबल आयोडाइड्स, यानी जैसे स्ट्राइचनिन है, इसके साथ में पोटेशियम आयोडाइड्स मिला लिया। ये भी आपका डिफ्यूजिबल इनकम्पेटिबिलिटी है। यहाँ पे भी हम मेथड ए यूज में काम में लेंगे। थर्ड है एल्कलॉइडल साल्ट विद टेनिन्स। तो यहाँ पे डिफ्यूजिबल टेनेट्स बनता है। डिफ्यूजिबल के लिए कौन सी आती है, मेथड ए। नेक्स्ट एल्कोहल साल्ट विद सैलिसिलेट्स, तो यहाँ पे इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनता है। अगर एल्कोहल साल्ट को सैलिसिलेट के साथ में मिक्स करते हैं तो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनता है। और इनडिफ्यूजिबल के लिए हम क्या करते हैं, ट्रागाकैंथ यूज करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं। इसके लिए मेथड भी काम में, देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, मेथड बी। जहां पे भी इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनेगा वहां पे हमें मेथड बी लेना है, डिफ्यूजिबल बनेगा वहां पे मेथड ए लेना है। दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोल्यूबल सैलिसिलेट्स इनकम्पेटिबिलिटी, यानी सोल्यूबल सैलिसिलेट्स के साथ में फेरिक साल्ट ले लिया तो ये इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जब इनडिफ्यूजिबल है तो मेथड बी है। ऐसे ही सोल्यूबल सैलिसिलेट्स प्लस बेंजोइट्स विद एसिड, तो ये भी क्या बनाएगा, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, तो जब इनडिफ्यूजिबल है तो मेथड बी। इसी के अलावा सोल्यूबल सैलिसिलेट्स प्लस एल्कलाइन सब्सटेंस भी इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है इनकम्पेटिबिलिटी इन्वॉल्विंग CO2 लिबरेशन, यानी ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ये आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का ही पार्ट है। तीसरा, इनकम्पेटिबिलिटी इन्वॉल्विंग CO2 लिबरेशन, यानी लिबरेशन ऑफ CO2 ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। जो भी आपके प्रेस्क्रिप्शन के कंपोनेंट है, अगर वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पे CO2 बाहर निकले तो उसे हम बोलेंगे इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि देखिए, जूस जब कभी ऐसा इस तरीके का इनकम्पेटिबिलिटी हो तो क्या करना चाहिए, ओपन वेसल्स को काम में लेना चाहिए, खुले वेसल्स को काम में लेना चाहिए, और उसके बाद में ही एक दूसरे के अंदर जो इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करना चाहिए, और उसके बाद में उसको फाइनल कंटेनर में ट्रांसफर करना चाहिए। और फाइनल कंटेनर में जब भी ट्रांसफर करें उन्हें, तब भी करना चाहिए जब उसमें से CO2 जितनी बाहर निकलनी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीटली लिबरेट हो जाए, कंप्लीटली बाहर निकल जाए, तब उसको फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का इसका सॉल्यूशन है इस इनकम्पेटिबिलिटी से बचने के लिए। तो देखिए क्या है, यूज ओपन वेसल टू मिक्स एंड फाइनल ट्रांसफर टू कंटेनर शुड बी डन ओनली आफ्टर कंप्लीट CO2 इज लिबरेटेड। एग्जांपल देखें, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ में अगर सोल्यूबल कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम साल्ट लेंगे तो ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी जनरेट होगी। सेकंड, बिस्मिथ नाइट्रेट के साथ में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेंगे तो भी CO2। थर्ड, बोरेक्स के साथ में NaCO3, देखिए NaCO3 का ध्यान रखें, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आपका क्या है, CO2 को लिबरेट कर रहा है, CO2 को रिलीज कर रहा है। अगर बोरेक्स के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और यहाँ ग्लिसरीन लिया
तो भी आपका CO2 लिबरेट होगा। तो ये आपकी मेन इनकम एग्जाम्पल है जो कि CO2 को लिबरेट, और इससे बचने के लिए हमें अलग-अलग कंटेनर में, ओपन कंटेनर में इनको मिक्स करना है, और फिर जब तक CO2 कंप्लीटली बाहर नहीं निकले तब तक हमें ओपन वेसल्स रखना है। नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम्पेटिबिलिटी। ये मिसलेनियस में एग्जांपल देंगे बारबिचुरेट्स प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये एक प्रकार की इंडिफ्यूजिबल है, तो इसका मतलब मेथड बी काम में लेना। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड प्लस चारकोल प्लस सल्फर प्लस सुक्रोज। यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अगर चारकोल, सल्फर या सुक्रोज कुछ भी मिलाएं पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है। पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अगर चारकोल, सल्फर या फिर सुक्रोज लेते हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट, एंड जो भी आपका एमल्सिफाइंग एजेंट है उसका डिस्ट्रक्ट हो जाना, टूट जाना, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। ये फेज इन्वर्जन होता है एमल्सन के अंदर। इसके अलावा है एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्विनिन सल्फेट प्लस आयोडाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्विनिन सल्फेट के साथ में अगर आयोडाइड्स मिक्स करते हैं तो हेराफेथ रिएक्शन होता है, यानी हेरापेथाइट या फिर आयोडोसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। क्विनिन का हेरापेथाइट या फिर आयोडोसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं हेराफेथ रिएक्शन। ये क्विनिन सल्फेट और आयोडाइड्स की वजह से होती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये मिसलेनियस इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या फिर जनरली पूछे जाते हैं। मैं टाइप बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 6 में है, मेथड बी इज यूज्ड टू सॉल्व द इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ एल्कलॉइड साल्ट कॉम्बिनेशन विथ। मेथड बी कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी के सॉल्यूशन में काम आता है? अगर एल्कलॉइड साल्ट को एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ में काम में ले तो, सोल्यूबल आयोडाइड्स के ले तो, या टेनिन्स के साथ में ले, या सैलिसिलेट्स के साथ में। इसके साथ में लेने पर मेथड बी काम में लिया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ में इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बना रहा है। जिसके साथ में इनडिफ्यूजिबल बनाएगा उसके लिए क्या लेने बनेगा, हमें क्या लेना, मेथड। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सैलिसिलेट्स के साथ में इनडिफ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाता है, तो इसलिए वहां पे हम मेथड बी काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकम्पेटिबिलिटी सॉल्व्ड बाय एनी मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस विदाउट एनी अल्टरेशन इन द एक्टिव इंग्रेडिएंट आर कॉल्ड। आप इस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इनकम्पेटिबिलिटी सॉल्व्ड बाय एनी मॉडिफिकेशन इन प्रोसेस विदाउट एनी अल्टरेशन इन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन सी थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, एंड ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी। ऐसे इनकम्पेटिबिलिटी को टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, इमिसिबिलिटी किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इमिसिबिलिटी इनमें से किस टाइप का इनकम्पेटिबिलिटी वो बताना है। ऑप्शन है फिजिकल, ऑप्शन बी थेरेप्यूटिक, ऑप्शन सी केमिकल, एंड ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, ये सब के सब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू और मोर सॉलिड्स आर मिक्स्ड एंड लिक्विफाई देन दे आर कॉल्ड। अगर दो या दो से अधिक सॉलिड मिक्स होते हैं और उसके बाद में वो लिक्विफाई हो जाते हैं मिक्स होने के बाद में, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ऑप्शन सी डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, या फिर ऑप्शन डी यूटेक्टिक सब्सटेंस। देखिए हाइग्रोस्कोपिक कब होता है? जब दो सब्सटेंस आपस में मिले और थोड़ा सा उसमें नमी आ जाए, मॉइस्चर्स आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। इन वाटर के साथ में अगर वाटर वेपर या फिर वाटर का जो भी सराउंडिंग एरिया है उसके साथ में अगर नमी वाले कंडीशन में अगर किसी सब्सटेंस को रख दें और वो नमी को एब्जॉर्ब कर ले, तो दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। दूसरा होता है एफ्लोरेसेंट, जो CO2 को इन्वॉल्व करता है। डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट का मतलब जो नमी को इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि फिर वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी वाटर की वजह से वो लिक्विफाई होता है। इतनी सारी मॉइस्चर से उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से वो लिक्विफाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट। और यूटेक्टिक का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिले और वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाए,
जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो जाए तो उसको बोलते हैं यूटेक्टिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपका आंसर यूटेक्टिक सब्सटेंस ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन इज नॉट एडवाइज टू बी एडमिनिस्टर्ड विद, वैसे टेट्रासाइक्लिन किसके साथ में देने के लिए एडवाइस नहीं की जाती है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी पल्सेस, ऑप्शन सी है मिल्क एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबोव। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी मिल्क। टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ में देने की एडवाइस नहीं दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ में नहीं दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखें कि मिल्क के अंदर क्या है, अलग अलग आयंस रहते हैं, कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, तो ये टेट्रासाइक्लिन के साथ में चिलेट फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि इसके अलावा जिससे कि टेट्रासाइक्लिन की एक्टिविटी रुक जाती है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन चिलेट फॉर्मेशन होने के बाद में इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसको टेट्रासाइक्लिन को नियोनेट्स में लेंगे तो वहाँ पे वो टीथ का डिसकलरेशन कर देगा, टीथ का डिसकलरेशन करना चालू कर देगा छोटे बच्चों में। और प्रेग्नेंट महिला में भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो भी आपका फीटस है उसके अंदर बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होने देता है। तो देखिए, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन और इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में कंप्लीट पढ़ा। अगर आपके कोई भी मित्र ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीपीएट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बोले कि फार्मा कंसेप्ट ऐप पर लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस ये सभी अवेलेबल है, तो इसे जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि उनका काफी कुछ अच्छे से उनको फायदा मिल सके। साथ ही साथ अगर किसी एग्जाम की आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लेके आए हैं हमारी अलग-अलग टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रहेंगे, जहाँ पे 100% एक्यूरेसी रहेगी, मल्टीपल अटेम्प्ट के ऑप्शन रहेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी भी रहेगी, और मात्र वो टेस्ट सीरीज अभी 500 रुपीज में, और ऑफर के साथ में ये बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। कई बार हमारे ऑफर आते रहते हैं इसके डिस्काउंट के, तो उससे भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे भी एक अच्छा-सा फ़ायदा हो सके। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हमें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स।